हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एचआरएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 6 करेंगे और इसी के साथ ही पूरा चैप्टर फ्रेंड्स आपका कवर हो जाता है। यहाँ हम एट्रेशन एंड टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एट्रेशन क्या होता है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब मान लो कोई बैंक वगैरह है या कोई कंपनी है, वहाँ से जो एम्प्लॉय नौकरी छोड़ कर चले जाते हैं, कितने लोग छोड़ कर चले गए, उसी को ही एट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 100 एम्प्लॉय थे साल की शुरुआत में और साल के आखिरी में पता चलता है कि 80 एम्प्लॉय बचे, कोई नया रिक्रूटमेंट हमने नहीं किया, जितने थे 100 उसमें से अब 80 बचे, इसका मतलब 20 लोग हमें छोड़ कर चले गए, इसका मतलब हमारा 20% का एट्रेशन रेट चल रहा है, यही एट्रेशन होता है। ठीक है, तो एट्रेशन एंड टर्नओवर मैनेजमेंट में बात करें, एट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू द फिनोमिना ऑफ एम्प्लॉय लीविंग द कंपनी। एम्प्लॉय के द्वारा कंपनी को छोड़कर जाने को ही हम एट्रेशन बोलते हैं। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड विथ अ मेट्रिक कॉल्ड एट्रेशन रेट। अब इसको नापते कैसे हैं, एट्रेशन को मेजर कैसे करते हैं? एट्रेशन रेट से मेजर करते हैं, which simply measures the number of employees moving out of the company। अब चाहे वो वॉलंटरी रिजाइन करें या फिर लेड ऑफ कर दी जाए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो देखो, हमने ये देखा कि भाई एट्रेशन क्या होता है, एम्प्लॉयों का कंपनी को छोड़कर जाना। और एट्रेशन को हम नापते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं? एट्रेशन रेट से। एट्रेशन क्या रेट क्या होता है? कितने एम्प्लॉय जो है कंपनी को छोड़ करके चले गए, चाहे वो अपनी मर्जी से रिजाइन करके चले गए हों, चाहे उनको निकाल दिया गया हो। तो नंबर ऑफ, जैसा कि मैंने बताया, मान लो 100 लोग हैं, तो उसमें से कितने लोग चले गए छोड़ करके? 10 लोग चले गए, तो यही आपका एट्रिशन रेट कहलाता है। ठीक है, तो अब आता है दूसरा टर्म, स्टाफ टर्नओवर या एम्प्लॉय टर्नओवर, इसे कहते हैं स्टाफ टर्नओवर या एम्प्लॉय टर्नओवर। रेफर्स टू द नंबर आर परसेंटेज ऑफ वर्कर हु लीव एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर रिप्लेस्ड बाई न्यू एम्प्लॉय। मतलब ये कह रहे हैं कि स्टाफ टर्नओवर या एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये होता है कि कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर ऐसे थे जो छोड़ कर गए और उनके बदले हमने नया स्टाफ रख लिया, उसे हम एम्प्लॉय टर्नओवर। जैसे सोचो, हमारे पास में 100 एम्प्लॉय थे, उसमें से अगर 20 छोड़कर हमें चले गए पूरे साल में, तो फ्रेंड्स इसे हम एट्रेशन रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एट्रेशन रेट बोल देंगे। लेकिन अब इसमें से हमने मान लो कि जो है 18 नए लोगों को भर्ती कर लिया। कितने लोगों को भर्ती कर लिया? 18 लोगों को। तो कितने छोड़ कर गए? 20, उसमें से कितने को हमने भर्ती कर लिया? 18। तो ये जो 18 हो गया, मतलब 20 गए 18 आए, तो 2 बचा ना, तो उसी चीज को ही फ्रेंड्स एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कहते हैं। ठीक है, तो स्टाफ टर्नओवर रेफर्स टू द नंबर आर परसेंटेज ऑफ वर्कर हु लीव एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर रिप्लेस्ड बाई न्यू एम्प्लॉय। कितने लोग छोड़ कर गए और उनमें से कितने को हमने भर्ती किया? तो वही 100 लोग थे, उसमें से 20 छोड़ कर गए, लेकिन 20 में से 18 को हमने फिर से भर्ती कर दिया। तो ये जो 18 आ रहा है फ्रेंड्स, इसे ही हम नंबर में एट्रेशन रेट कह देंगे। और ओवरऑल 100 में अगर कहें तो 18% लोगों को हमने, हमारा जो है एम्प्लॉय टर्नओवर क्या है? 18% का है। कितना है? 18% का एम्प्लॉय टर्नओवर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एट्रेशन और टर्नओवर में फर्क होता है। एट्रेशन मतलब कितने लोग छोड़ कर जा रहे हैं। 100 लोगों की कंपनी में 10-12 लोग छोड़ कर गए, ये एट्रेशन रेट हो गया। 100 लोगों की कंपनी में 12 लोग छोड़ कर गए, लेकिन इन 12 लोगों में से कितने लोगों को हमने दोबारा से भर्ती कर लिया, इनकी जगह पर किसी और को भर्ती कर लिया, तो 8 नए लोगों को भर्ती कर लिया। तो इस केस में 8 जो है हमारा टर्नओवर रेट होगा। 12 क्या है? हमारा एट्रिशन रेट है। 8 क्या है? एम्प्लॉय टर्नओवर या स्टाफ टर्नओवर रेट है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेजरिंग एम्प्लॉय टर्नओवर कैन बी हेल्पफुल टू एम्प्लॉयर्स दैट वांट टू एग्जामिन रीजन फॉर टर्नओवर आर एस्टिमेट द कास्ट ऑफ हायर फॉर द बजट पर्पज। अब देखो, ये जानना कि भाई एम्प्लॉय टर्नओवर हमारा कितना है, कितने लोग गए और उनके बदले हमें भर्ती करना पड़ा, इस रेट को जानने से फायदा ये होता है कि भाई हमें कारण पता चलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग हमारी कंपनी छोड़कर जा रहे हैं और हमें लोगों को भर्ती करना पड़ रहा है। दूसरा, ये भी पता चलेगा कि नए लोगों को जैसे कोई छोड़कर जाएगा, उसके बदले में जो आएगा उसके पीछे पैसा खर्चा करना पड़ेगा, फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हर चीज़ करना पड़ेगा। तो कास्ट टू हायर का भी पता चलता है कि एक एम्प्लॉय को हायर करने में हमारा कितना खर्चा लग रहा है, वो भी पता चलता है। द इशू ऑफ रिटेंशन इज मच मोर क्रिटिकल इन हाई वैल्यू एडिंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब कहने का कि रिटेंशन, इशू ऑफ रिटेंशन मतलब वही एट्रिशन रेट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है? बीपीओ इंडस्ट्री में है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में है, सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये 40 बिलियन की इंडस्ट्री है जिसमें हाईएस्ट एट्रेशन रेट 20 से 25% के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा एट्रेशन रेट कहाँ पर है? बीपीओ इंडस्ट्री में है। 20 से 25% एम्प्लॉय अक्सर छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा एट्रेशन और एट्रेशन रेट के बारे। तो एट्रेशन क्या होता है? एम्प्लॉय का कंपनी को छोड़कर जाना एट्रेशन कहलाता है।
कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर गए, चाहे उन्होंने रिजाइन कर दिया, चाहे हमने उनको निकाल दिया, उस नंबर को एट्रिशन रेट कहा जाता है। स्टाफ टर्नओवर और एम्प्लॉय टर्नओवर में क्या मेजर करते हैं, कितने लोगों ने नौकरी छोड़ी, उसके बदले में हमें कितने लोगों को नया हायर करके उस जगह को फिल करना पड़ा। ठीक है, तो 20 लोगों ने नौकरी छोड़ी और 15 लोगों को हमने रीहायर कर लिया, तो वो 15 जो 15 नंबर है वो स्टाफ टर्नओवर कहलाता है। ठीक है, टर्नओवर अगर आप डिटरमाइन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आखिर आपकी कंपनी लोग छोड़ कर क्यों जा रहे हैं, और दूसरा ये भी पता चलता है कि नए एम्प्लॉय को हायर करने में हमारा खर्चा कितना लगने वाला है, क्या हम उतना खर्चा लेने के लिए तैयार हैं। सबसे ज़्यादा एट्रिशन रेट बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में है 20 से 25% का, जबकि ये 40 बिलियन इंडस्ट्री है बीपीओ की, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप में। ओके, बीपीओ क्या होता है, जो अमेरिका वगैरह के लोग हमारे लोगों से अपना काम करवाते हैं आउटसोर्स करके, वही होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, कंपनसेशन एंड एम्प्लॉय एट्रिशन की अगर बात करें तो मतलब कहने के ये है कि एम्प्लॉय जो नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं उसमें और कंपनसेशन में बड़ा ही डायरेक्ट सा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आप अभी 60,000 रुपये महीने की सैलरी पा रहे हैं और आपका मन करता है कि मुझे कहीं 1 लाख रुपए महीने मिलने वाले हैं, तो आप तुरंत ही छोड़कर भाग जाते हैं। तो अगर यही कंपनी आपका कंपनसेशन 1 लाख कर दे तो आप छोड़कर क्यों जाएंगे। वही बोल रहे हैं कि कंपनसेशन और एम्प्लॉय एट्रिशन रेट में रिलेशनशिप है। फॉलोइंग इज 6 प्रैक्टिकल स्टेप मैनेजर कैन टेक टू इंप्रूव द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय के एंगेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए 6 तरीके बताए गए हैं। पहला, हेल्प एम्प्लॉय व्यू द पे एज मोर देन बेस सैलरी इंक्रीज एंड बोनस। अंडरस्टैंड दैट टोटल रिवार्ड आल्सो इंक्लूड रिकॉग्निशन मीनिंगफुल वर्क कैरियर अपॉर्चुनिटी। आपको अपने एम्प्लॉय को यह समझाना होगा कि सिर्फ सैलरी के चक्कर में ना रहो, बोनस और सैलरी के पीछे मत पड़ो कि सैलरी बढ़ जाएगी। ये भी सोचो कि मतलब इसमें टोटल रिवार्ड शामिल होता है, सैलरी ही नहीं है बल्कि आपको एक पहचान मिलती है, एक आपको मीनिंगफुल वर्क मिलता है, एक कैरियर का अवसर मिलता है। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है, महज सैलरी के पीछे ही नहीं भागना है। अंडरस्टैंड व्हाट ट्रूली इंगेजेज एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉय। हमें ये समझना होगा कि क्या चीज़ है जो एम्प्लॉय को बांधे रखती है, इंगेज करके रखती है और उसे मोटिवेट करती है। इट इज़ ऑफन मच मोर देन मनी एज डिफरेंट पीपल वैल्यू डिफरेंट रिवार्ड। जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे की वजह से ही लोग जो है किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हों, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें मोटिवेट करती हैं। तीसरा, क्लियरली कम्युनिकेट द लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड। आपको ये बताना होगा कि भाई आपकी परफॉर्मेंस और आपके रिवार्ड के बीच में एक बेहतर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो क्लियरली एक्सप्लेन द रीजन फॉर रिवार्ड एंड द अमाउंट ऑफ रिवार्ड। लोगों को ये भी बताइए कि आपको जो रिवार्ड मिला है क्यों मिला है ना, और कितना अमाउंट उस रिवार्ड का होता है। मतलब कहने का मतलब ट्रांसपेरेंसी रखनी है हमें। ठीक है, इंश्योर दैट परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड टोटल रिवार्ड अप्रोप्रिएटली डिफरेंशिएट द बेस्ट सॉलिड एंड वीकेस्ट परफॉर्मेंस। अब जो आप रिवार्ड दे रहे हैं वो रिवार्ड में पता चलना चाहिए, जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की है उसने बेस्ट सॉलिड या वीकेस्ट परफॉर्मर जो जिस लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है उस लेवल का ही रिवार्ड और उसको जो है असेसमेंट करके दीजिए। ये नहीं कि जो अच्छा काम नहीं कर रहा है और तारीफ आपकी ज़्यादा करता है तो उसको अच्छा रिवार्ड दीजिए, नहीं। एसेस एंड इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क क्लाइमेट बाय ट्रेनिंग मैनेजर्स टू मोटिवेट एम्प्लॉय। जो मैनेजर हैं उनको ट्रेनिंग दीजिए कि वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकें। फीडबैक को गिफ्ट के तौर पर यूज करना है, मीनिंगफुल और गिव इट ऑफन। मतलब फीडबैक बराबर देते और लेते रहना चाहिए। ठीक है, फीडबैक से क्या होता है कि हमें अपनी कमियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो कंपनसेशन और एम्प्लॉय एट्रिशन में हमने देखा कि 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे हम अपने एम्प्लॉय इंगेजमेंट को, एम्प्लॉय को व्यस्त रख सकें, उसका मन लगा रहे, इसके काम को बढ़ा सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय को ये समझने में मदद करिए कि सिर्फ सैलरी और बोनस ही नहीं है, इसके अलावा आपको पहचान भी मिलती है, अच्छा काम करने का मौका मिलता है और कैरियर में भी बहुत ज़्यादा अवसर है हमारी कंपनी में। दूसरा, ये समझना कि आखिर में किस वजह से एम्प्लॉय हमारे इंगेज रहते हैं, आखिर उनको क्या मोटिवेट करता है। ठीक है, और ये मनी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं। क्लियरली कम्युनिकेट करिए कि भाई परफॉर्मेंस और रिवार्ड के बीच में क्या लिंक या क्या रिलेशनशिप होती है। उनको ये समझाइए कि रिवार्ड और अमाउंट ऑफ रिवार्ड, जो उनको रिवार्ड मिला है वो क्यों मिला है और अमाउंट ऑफ रिवार्ड जो मिला है उसके पीछे क्या वजह है। परफॉर्मेंस का असेसमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए। ठीक है, और रिवार्ड जो दिए जाएं वो जैसी परफॉर्मेंस हो, अच्छी परफॉर्मेंस तो अच्छा रिवार्ड, खराब परफॉर्मेंस है तो खराब रिवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, या पनिशमेंट। एसेस करिए और इम्प्रूव करिए ऑर्गेनाइजेशन के वर्क क्लाइमेट को, अपने मैनेजर्स को ट्रेनिंग दीजिए कि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकें। फीडबैक का गिफ्ट के तौर पर प्रयोग करिए। ठीक, ये सारी बातें हमारी हो गई। अब आता है अरेस्टिंग एट्रिशन, यानी कि हमें एट्रिशन को रोकना है। कैसे रोकें, कैसे संभालें, कैसे एट्रिशन को संभाला जाए। तो बैंक, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म्स बेंट ऑन हायरिंग स्प्री विथ सम जायंट इन दीज सेक्टर्स हायरिंग अप टू 500 न्यू स्टाफ एवरी मंथ। मतलब बोल रहे हैं कि बैंक में हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर में हो गया, तो इन सभी सेक्टर में क्या हुआ कि बहुत तेजी के साथ हायरिंग हुई। मतलब हर महीने 500 नए रिक्रूटमेंट किए जाने शुरू हो गए।
Besides maintaining a large headcount, these aggressive players also faced with the need to replace at least 30% of staff who left within 6 months of job. अब नए लोगों को तो भर्ती कर ही रहे हो, उसके अलावा इनको क्या हुआ कि कम से कम 30% स्टाफ ऐसा था जो 6 महीने के अंदर नौकरी छोड़कर भाग गया, उनकी जगह पर फिर से नए लोगों को हायर करना पड़ा, तो ये भी एक दिक्कत है। द अट्रेशन रेट इन द बीपीओ सेक्टर टच द पीक ऑफ 50%। देखिए मतलब बीपीओ सेक्टर में अट्रेशन रेट 50% का है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा अट्रेशन रेट किस इंडस्ट्री में है, तो फ्रेंड्स आपका बीपीओ सेक्टर में होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। उसके बाद में फिर रिटेल आता है 35% और फिर इंश्योरेंस और बैंकिंग आती है 20% के अराउंड में। 20% ऑफ स्टाफ हाईली डिमांडिंग सेल्स, ठीक है, हाईली डिमांडिंग सेल्स मतलब 20% जो बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर है, जहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट है, जहाँ सेल्स का टारगेट मिलता है, वहाँ लगभग 20% लोड छोड़ करके भाग जाते हैं। ठीक है, क्या है इतना हैवी अट्रेशन, इतना ज़्यादा अट्रेशन के पीछे कारण? तो याद रखिएगा पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि बीपीओ इंडस्ट्री में लोग अट्रेशन रेट हाई क्यों है। तो ये बहुत सारे कारण यहाँ पर फ्रेंड्स दिए हुए हैं, इन्हीं की वजह से ही लोग जो है मतलब जैसे हैवी वर्क प्रेशर है बिना पर्याप्त रिवार्ड के, मतलब 6000 की सैलरी है, 250 कॉल दिन में निपटानी है, पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी जाती, आपको प्रॉपर समझाया नहीं जाता है और काम पे लगा दिया जाता है। अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं है, मतलब जहाँ आप बैठते हैं ना लाइट है ना पंखा है, एक तरीके से गर्मी इतनी पड़ रही है। लिमिटेड स्कोप ऑफ कैरियर ग्रोथ, कैरियर के कोई ऑप्शन ही नहीं है। कॉल सेंटर पर अगर कोई काम कर रहा है तो क्या ही कैरियर उसका होगा। पर्याप्त सैलरी नहीं मिलती है, स्ट्रेस की वजह से बेचारे की हेल्थ भी ख़राब हो रही है। तो ये सभी वजहों की वजह से लोग जो है नौकरियां छोड़कर भाग जाते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस द इशू ऑफ अरेस्टिंग अट्रेशन वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम रूडिमेंट्री लेवल। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि अट्रेशन ना हो, ज़्यादा लोग जो है नौकरियां छोड़ कर ना जाएं, तो उसके लिए हमें एकदम रूडिमेंट्री मतलब एकदम बेसिक स्तर पर सोचना होगा। बेसिक स्तर कहाँ से? व्हिच हैज़ टू बी इनिशिएटेड राइट फ्रॉम एक्वायरिंग टैलेंट। जब आप लोगों को हायर करें वहीं से ही जो है सोचना शुरू करेंगे, वहीं से ही समझना का प्रयास करेंगे, तब पता चलेगा कोई नौकरी छोड़कर क्यों जा रहा है। वंस वी अंडरस्टैंड द फिटमेंट बिटवीन द डिलीवरेबल्स फ्रॉम टैलेंट एंड हिज एक्सपर्टाइज एंड कंपेटेंसीज, ओनली देन द इनिशियल वार इज कैन बी ओन। अगर हम ये जान पाएँ कि हम अपने जो जिसको रिक्रूट करने जा रहे हैं उससे क्या उम्मीदें करते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर क्या एक्सपर्टीज और क्या कंपेटेंसीज है, मतलब हमारी कंपनी क्या चाहती है और क्या उस लायक वो व्यक्ति है। अगर नहीं है तो मत हायर करिए, ठीक है, तभी आप जो है आधा युद्ध जीत चुके होंगे। तो पहली चीज़, व्यक्ति के अंदर टैलेंट नहीं है, आपको ज़रूरत है MBA किए हुए व्यक्ति की। आपने BCom किए हुए MCom किए हुए बच्चे को हायर कर लिया, स्टूडेंट को हायर कर लिया, आपकी एक्सपेक्टेशन पर उतरेगा नहीं। अंत में या तो प्रेशर के मारे वो भाग जाएगा और या तो फिर तुम रिजाइन करवा लो, मतलब तुम उसे नौकरी से निकाल दोगे। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन ऑफ द पर्टिकुलर टैलेंट। मतलब पर्टिकुलर जो टैलेंट है, कोई व्यक्ति है, उसकी क्या महत्वाकांक्षा है, वो क्या चाहता है, उसकी एस्पिरेशन क्या है, आकांक्षा क्या है, वो क्या चाहता है, ये भी जानना आवश्यक है। अब किसी को बनना है स्टीव जॉब्स, उसको नॉर्मल जॉब में लगाएंगे तो कहाँ काम चलेगा। ओके, फिर आता है जॉब इंगेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंट इवेल्युएशन आल्सो प्ले अ पाइवटल रोल। मतलब अगर आपको एम्प्लॉय को रोक के रखना है तो जॉब इंगेजमेंट और ट्रांसपेरेंट इवेल्युएशन, उसके कामों का मूल्यांकन करेंगे अच्छे से तो उसका फ़ायदा अपने को मिलेगा। जॉब इंगेजमेंट की वजह से क्या होगा, हेल्प कीप द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इंटैक्ट। लोगों का जो एम्प्लॉय हैं आपके, उनका इंटरेस्ट बना रहता है, उनका मन लगा रहता है कि हाँ काम अच्छा है हमारा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट इवेल्युएशन, उनका मूल्यांकन सही से करेंगे तो उनको समझने का मौका मिलेगा कि उनकी करंट में क्या स्थिति है कंपनी में और फ्यूचर में क्या होप है, क्या पाथ वो पकड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड कल्चर आल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल। ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दे आर अमंग द डिसिसिव फैक्टर ऑफ सस्टेनेंस ऑफ टैलेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, फेयर मतलब ट्रांसपेरेंट उसका इवेल्युएट किया जाना, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशन का बेहतर कल्चर, ये सभी चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि हाँ हमारा एम्प्लॉय रुकेगा या नहीं रुकेगा। दे गिव कॉन्फिडेंस टू एनी एम्प्लॉय टू प्रॉस्पर एंड फ्लोरिश। ये सारी चीज़ें किसी भी एम्प्लॉय को देती हैं मौका, भाई कि हाँ अच्छा है यार, यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ काम कर सकते हैं, थोड़ा सैलरी कम भी है तो भी चलेगा, ठीक है। तो अरेस्टिंग अट्रिशन में हमने बात की कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सभी लोगों ने मतलब बहुत तेज़ी के साथ हायरिंग की, लेकिन इनको क्या हुआ कि 30% लोग 6 महीने के अंदर नौकरी छोड़कर भागने लगे और दोबारा से रीहायरिंग करनी पड़ गई। सबसे ज़्यादा अट्रिशन रेट 50% तक पहुँच गया BPO सेक्टर का,
दूसरे पर रिटेल, रिटेल मतलब ये जो आपके शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं, खुदरा दुकानें, 35% का एट्रिशन रेट। और फिर उसके बाद में बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर आता है, वहाँ पर भी 20% का है, लेकिन 20% कहाँ, सेल्स सेक्शन में, जब मतलब जिनको टारगेट बेस्ड कि आपको इतने क्रेडिट कार्ड बेचने, काइंड ऑफ दैट। ओके, हैवी एट्रिशन के पीछे वजह क्या थी? वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और पर्याप्त सैलरी नहीं दी जाती है, पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं है, कैरियर के चांसेज ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो छोड़ ही दो। कैरियर का मतलब क्या होता है? जैसे भाई आज सीनियर मैनेजर हो, कल चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, आपको अपॉर्चुनिटी है, आप हो सकता है कल को बैंक के ईडी और एमडी भी बने। ओके, ये और बाकी जगहों पर नहीं है। स्ट्रेस जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने लगी थी। इन सभी इशू को एड्रेस करने के लिए मतलब हमें बेसिक स्तर से सोचना होगा। बेसिक स्तर कहाँ है? जब हम लोगों को हायर करते हैं। जब हमने हायर किया उसी समय ये बात देखो कि जो व्यक्ति तुम हायर कर रहे हो वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा क्या? उसके अंदर वो टैलेंट, वो स्किल है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आपके पास वो रुकेगा ही नहीं। साथ ही साथ जो व्यक्ति आपको ज्वाइन कर रहे हैं उसकी क्या महत्वाकांक्षा है, वो क्या चाहता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर एम्प्लॉइयों को रोक के रखना चाहते हो तो जॉब इंगेजमेंट और ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन दो चीज़ें फ़ायदा करती है। जॉब इंगेजमेंट से एम्प्लॉय का मन लगा रहेगा और ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन से उसको ये पता चलेगा मेरी स्थिति क्या है और आगे भविष्य में मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, यानी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसा व्यवहार करते हैं और साथ ही साथ में वहाँ का कल्चर कैसा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर काम आता है। ये सभी एम्प्लॉय को रोक करके रखने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं टॉप 10 वेज टू मिटिगेट एट्रिशन इन आईटी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विस। आईटी और आईटीईएस बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज इंडस्ट्री में अगर मिटिगेट करना है, एट्रिशन को कम करना है तो क्या कर सकते हैं? तो 10 तरीके इन्होंने बताए हुए हैं। पहला, बिल्ड पीपल स्किल्स ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। जो मिडिल मैनेजमेंट है, जो बीच के लोग हैं, मैनेजर्स हैं, उनको जो है उनकी टैलेंट में काम करिए ताकि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट वगैरह कर सकें। A whole lot of time and effort are spent in the organization doing attrition analysis and in understanding key regions of attrition. However, majority of the time across industry organization, three key stated region emerge despite granular analysis: career opportunity, compensation, personal reasons. बोल रहे हैं कि बहुत सारा समय लगाया जाता है इस बात को जो है समझने के एट्रिशन की क्या स्थिति है, क्यों एट्रिशन हो रहा है, एट्रिशन के कारण को समझने का। लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्री में 3 मेजर कारण आते हैं। कैरियर की अपॉर्चुनिटी होती है, कैरियर का अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रहा है, पर्याप्त सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर पर्सनल वजहों से भी लोग रिजाइन करके जाते हैं। फिर आता है फ्रेंड फोकस ऑन कैपेबिलिटी बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम। तो हमें फोकस करना होगा कैपेबिलिटी बिल्डिंग करने पर और इकोसिस्टम बनाने पर। While it is difficult to stop attrition completely, however, by focusing on building people capability, you can make the pull factor. मतलब बोल रहे हैं कि भाई एट्रिशन को पूरी तरह से रोक पाना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों की कैपेबिलिटी बनाएं, लोगों के अंदर क्षमताएं डेवलप करें, तो हम पुल फैक्टर का, उनको अपनी ओर खींच के रखने का व्यवस्था कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड कंपनसेशन एंड बेनिफिट। लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि तुमको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी ही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वी मस्ट गो बियॉन्ड सैलरी कम्युनिकेशन एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेट पीरियडिकली अबाउट। मतलब हमें जब लोगों को हायर कर रहे हैं ना, तो सिर्फ सैलरी के बारे में ही मत बताइए, उसके अलावा भी डिटेल्स बताइए, जैसे कि आपको सैलरी मिलेगी, इंश्योरेंस स्कीम होगी, एकोमोडेशन, रहने की व्यवस्था दी जाएगी, कैफेटेरिया मिलेगा, आपको एटीएम मिलेगा, आपको जिम मिलेगा, आपको पर्सनल हेल्थ केयर मिलेगी, रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा, लोन्स वगैरह मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम अपने एम्प्लॉय को बताएं तो उसको लगेगा कि हाँ, मतलब सिर्फ सैलरी ही नहीं मिल रही। वैसे बेसिकली हम यही देखते हैं कि सिर्फ सैलरी मिल रही है, लेकिन मिलता बहुत कुछ है। बैंक वगैरह में पेट्रोल मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंसेस मिलता है, सूट केस अलाउंसेस मिलता है, आपको ट्रेवल अलाउंसेस मिलता है, रहने के लिए तो अच्छा सैलरी वो देते ही हैं। इंगेज एम्प्लॉयज़ ओवर एंड बियॉन्ड देयर डे टू डे जॉब। आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को जो है इंगेज करके रखिए। डे टू डे जॉब तो कर ही रहा है, उसके अलावा भी एचआर डिपार्टमेंट के साथ जोड़िए उनको। तो लेवरेजिंग ऑपरेटिंग एम्प्लॉय टू पार्टनर विद द ह्यूमन रिसोर्स टीम थ्रू अ वेल डिफाइंड प्रोग्राम कैन गो लॉन्ग वे। मतलब एक बढ़िया प्रोग्राम बनाइए जिसमें जो है ह्यूमन रिसोर्स और जो हमारे एम्प्लॉय हैं आपस में इंटरेक्ट कर सकें, इंगेज हो सकें। प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड कम्युनिकेट अबाउट देम। मतलब लोगों को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दीजिए और उसके बारे में उनको बताइए। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी डू प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, हाउएवर फेल टू लेवरेज ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑन दिस फ्रंट। मतलब ज़्यादातर कंपनियों में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन इसके बारे में बताने में वो लोग फेल कर जाते हैं, बताते ही नहीं कि ये ऑप्शन, ये अवसर आपको मिल सकते हैं। तो हमें बताना चाहिए, कुल मिलाकर के हम लोगों को डिटेल में बताएंगे भाई कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए।
मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉय इज ए की। एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन क्या है उसको मैनेज करना। द फैक्ट इज 80 to 90% पीपल रिमेन इन द स्टाफ लेवल, 4 to 7 इन द मिडिल मैनेजमेंट एंड 2 to 3% इन द टॉप मैनेजमेंट। यानी 100% में से 80 से 90% स्टाफ होता है, ठीक है। मिडिल में 4 से 7% होते हैं और हायर लेवल पर टॉप मैनेजमेंट में MD ED वगैरह 2 से 3% होते हैं। तो ऐसे में मेजर कहाँ प्रॉब्लम कहाँ ज़्यादा होगी, इसी 80 से 90% वाले में। तो इट इज़ इसेंशियल दैट वी अलाइन आवर एम्प्लॉय एंड एम्फेसाइज ऑन द inability of building competency capability rather than having a single minded focus on vertical growth। मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसे में हमें अपने एम्प्लॉयों को ये बताना होगा कि भाई आप अपनी कंपेटेंसी, अपनी क्षमताएं डेवलप करिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करिए, ना कि सिर्फ ग्रोथ पर ही मत फोकस करिए। ग्रोथ तो होगी ही, हमें अपनी क्षमताओं को डेवलप करने पर काम करने की जरूरत है, ऐसा एम्प्लॉयों को समझाइए। 7वां, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल अपग्रेडेशन थ्रू ट्रेनिंग। उनको ट्रेनिंग के थ्रू उनकी स्किल अपग्रेड करने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, ठीक है। तो हमें उनको ट्रेनिंग भी देनी होगी। इंटरवेंशन एंड इंटरनल जॉब असाइनमेंट मूवमेंट वगैरह। फिर आता है कैरियर अपॉर्चुनिटी पाथिंग प्लेज अ की रोल। कैरियर का पाथ उनको मिलेगा तो उनको अच्छा लगेगा। इट वुड सर्व द पर्पज इफ ऑल द एम्प्लॉय हु हैव स्पेंड 8 to 12 months इन द सिस्टम आर प्रोएक्टिवली स्पोकन एंड आस्क्ड फॉर देयर कैरियर प्रेफरेंसेस टू ब्रिंग अबाउट ए स्पार्क एंड इन मोनोटोनी ऑफ द वर्क। मतलब ये बेहतर होगा कि अगर जितने भी हमारे एम्प्लॉय उन्होंने अगर 1.5 से 2 साल हमारे साथ बिताया हुआ है तो उनसे पूछा जाए कि भाई कैरियर में तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो उससे क्या है कि उनको मोटिवेशन मिलेगा और जो काम का ये मोनोटोनी होती है, एक ही जैसा काम करते करते वो उनको जो थका लगती है, फटीग होता है, उससे भी उनको छुट्टी मिलेगी। फिर आता है क्रिएटिंग ट्रेनिंग एकेडमिक्स विद द इन एंड आल्सो डू टाई अप विद द इंस्टीट्यूशन। मतलब कहने का कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ट्रेनिंग अकेडमीज बनाई जाए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाए चाहिए। क्रिएटिंग सबेटिकल पॉलिसी सो दैट दोज एम्प्लॉय हु वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन कैन डू सो विदाउट लिविंग द देयर जॉब। मतलब देखो, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ में टाई अप करिए, ये भी एम्प्लॉय को एंगेज करने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल आपको भी डिजिटल में या किसी न किसी चीज़ पर ट्रेनिंग बराबर बैंक दिलवाता ही रहता है। सबेटिकल क्या होता है, जब आप लॉन्ग टर्म की छुट्टी लेते हैं, जैसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इकट्ठी छुट्टी ले लें। बैंकों में भी व्यवस्था होती है, मेरे ख्याल से आपको पूरी अपनी लाइफ में या पूरी बैंकिंग कैरियर में एक बार ले सकते हैं, इसे सबैटिकल बोला जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लीव को, जैसे मान लो तुम्हें MBA करना है तो MBA करने के लिए अगर आप चाहें तो सबैटिकल लीव अपने बैंक में अप्लाई करें और बिना अपनी नौकरी को छोड़े हुए आप MBA परस्यू करिए। आफ्टर दैट आकर के फिर से बैंक को ज्वाइन करिए, दैट विल बी सबैटिकल, ठीक है। हो गया। इफेक्टिवनेस ऑफ रिवार्ड एंड रिकग्निशन। जिनको नहीं पता वो जान लीजिए कि ये सबैटिकल की भी व्यवस्था बैंक में होती है, पॉलिसी पढ़िए अपने बैंक की। इनकेस किसी का मन है कुछ कोर्स वगैरह करने का तो ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ रिवार्ड एंड रिकग्निशन। रिवार्ड और रिकग्निशन की इफेक्टिवनेस। वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड इज द मंत्रा ऑफ IT एंड ITES इंडस्ट्री। मतलब ढेर सारी मेहनत करिए और ढंग से अच्छे से पार्टी करिए, यही मंत्रा है किसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस का, ठीक है। सेलिब्रेटिंग सक्सेस, इसकी सफलता को सेलिब्रेट करना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग रिवार्ड एंड रिकग्निशन फ्रेमवर्क कीपिंग इन द व्यू ऑफ कॉन्टेक्ट एंड लेवल आल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एम्प्लॉय रिटेंशन। अब अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग रिवार्ड एंड रिकग्निशन का फ्रेमवर्क है तो उससे हम अपने एम्प्लॉय को रिटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की फ्रेंड्स जो है 10 तरीके जिनकी सहायता से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात हो रही, IT इंडस्ट्री में लोगों को कैसे होल्ड करके रखा जाए। तो बिल्ड पीपल स्किल ऑफ मिडिल मैनेजमेंट, मतलब जो बीच के लोग हैं, जो मैनेजर हैं, वो अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करके रखें उसके बारे में बात करनी है, ट्रेनिंग देनी है। अगर हम एट्रिशन की बात करें तो 3 मेजर फैक्टर आते हैं जिनकी वजह से लोग छोड़ कर जाते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी, कंपनसेशन और पर्सनल रीजन, ठीक। कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होता है, ठीक है। एट्रिशन को पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम लोगों के अंदर में क्षमता डेवलप करें तो वो हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। कंपनसेशन और बेनिफिट के बारे में उनको बताओ, सिर्फ ये नहीं कि सैलरी ही तुमको मिलेगी, उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। ATM, कैफेटेरिया, आपको लोन मिल सकता है, आपको मेडिकल चेकअप वगैरह मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी उनको बतानी चाहिए। उसके बाद में डे टू डे एक्टिविटी के अलावा भी और छोटे मोटे कोई इवेंट्स करवाइए, जैसे कोई रोल प्ले वगैरह करवा लीजिए, है ना, नाटक नौटंकी जो भी हो सकता है, तो उससे लोगों का मन लगा रहेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए और उसके बारे में कम्युनिकेट करिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉय की मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। 80 से 90% लोग स्टाफ होते हैं, 4 से 7% मिडिल मैनेजमेंट होता है और 2 से 3% टॉप मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हम अपने एम्प्लॉइयों को सिर्फ वर्टिकल ग्रोथ आगे बढ़ते जाने पर नहीं, हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी क्षमता बिल्डिंग पर काम करें। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए ताकि वो स्किल अपग्रेडेशन कर सकें।
ट्रेनिंग की सहायता से, ठीक है। तो उनको ट्रेनिंग दिलवाइए, बेसिकली कैरियर पाथ प्लानिंग पर भी काम करिए, इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। लोगों को मौका दीजिए, जो 1.5 से 2 साल आपके साथ बिता चुके हैं उनसे पूछिए कि आखिर कैरियर में उनकी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में ट्रेनिंग एकेडमी खोलिए, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज वगैरह खोलिए और लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। सबेटिकल पॉलिसी वगैरह लानी चाहिए, जिससे कि लोग अगर हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, MBA वगैरह करना चाहते हैं, तो गो अहेड, बैंक से 2-3 साल की छुट्टी ले लो और फिर अपना कोर्स परस्यू करके वापस आ जाओ, ठीक। रिवार्ड और रिकग्निशन की इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो भाई देखो, अच्छा रिवार्ड और रिकग्निशन सिस्टम होगा तो एम्प्लॉय आपका रुकेगा। वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, यही मंत्रा होता है IT इंडस्ट्री का। अब आते हैं, बात करते हैं, ये तो हमने IT इंडस्ट्री की बात की थी, अब बैंकिंग में भी एट्रिशन होता है, बैंक में भी लोग नौकरी छोड़ करके जाते हैं, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर वेंट थ्रू 2 मेजर लेवल ऑफ एट्रिशन ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड में 2 मेजर लेवल के एट्रिशन हुए। पहला तो ये हुआ कि VRS स्कीम लाई गई, जिसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक थे, PSU और ओल्ड प्राइवेट बैंक, उन्होंने कंसिडरेबल एम्प्लॉइयों को, स्टाफ को खो दिया, क्योंकि उनकी VRS स्कीम अच्छी नहीं थी, ठीक है। एज न्यू रिक्रूटमेंट वाज फ्रोजन अंटिल 2008, जो नया रिक्रूटमेंट था उसको फ्रीज कर दिया था गवर्नमेंट ने कि 2008 तक कोई बैंक में वैकेंसी ही नहीं आ रही। तो एक प्रॉब्लम ये हुई कि भाई VRS स्कीम की वजह से लोगों की छटाई हो गई, एट्रेशन हो गया, और दूसरा नए लोग भर्ती ही नहीं कर पाए हम 2008 तक, तो इसकी वजह से हर एक लोकेशन पर स्टाफ का शॉर्टेज हो गया। तो प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज से हम गुजरे, ठीक है। हाउएवर एट टाइम्स द बैंक, मोर सो द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, हैव बीन वरिंग अबाउट एट्रिशन ऑफ की टैलेंट लाइक ट्रेजरी मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, क्रेडिट एक्सपर्ट। लेकिन बैंकों में ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि जो आपके अट्रेशन ज़्यादा होते हैं क्या, स्किल्ड वाले लोगों में, स्पेशल स्किल वाले, जैसे ट्रेजरी मैनेजर, वेल्थ मैनेजर्स, क्रेडिट एक्सपर्ट। क्या होता है कि इनकी स्पेशल स्किल होती है। अब जैसे जो ट्रेजरी मैनेजर है, अब उसको प्राइवेट सेक्टर का बैंक जो है बहुत अच्छे, मतलब कंपनसेशन पैकेज पर या अच्छी सैलरी पर हायर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इन लोगों की नौकरी छोड़कर जाने के ज़्यादा चांसेज हैं। न्यू ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एडवोकेट्स दैट अ रीजनेबल अट्रिशन इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली ऑन डायनामिक मोड। देखिए, ये बोलते हैं कि जीरो एट्रिशन जो है डिसेंडेंट्स की वजह से, ये बात पूछी जा चुकी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। दिसंबर 2023 में, क्या अट्रिशन अच्छा होता है? हाँ, एक मतलब माइल्ड लेवल का, हल्के स्तर का अट्रिशन अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आप पुराने स्टाफ को हटाते हैं और उसकी जगह पर नए टैलेंट को रिक्रूट कर पाते हैं। अगर ना अट्रिशन हो, जीरो अट्रिशन हो, तो जो लोग पहले से चले आ रहे हैं वही चलते चले जाएंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया इवेंट होने के चांसेस नहीं है, कुछ नया होने के चांसेस नहीं है। तो जीरो अट्रिशन की वजह से डिक्लाइन आएगा, और थोड़ा सा एट्रिशन जरूरी होता है ताकि आपका डायनेमिक मोड एक्टिवेट रहे। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि पुराने स्टाफ हटेंगे और नए स्टाफ आएंगे। अगर सोचो कि 5 लोगों से कंपनी शुरू है और वही 5 लोग 50 वर्षों तक काम कर रहे हैं, तो कोई नई थिंकिंग, कोई नई सोच आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि 5 लोग आप तो माइंडसेट लेकर चले ही पड़े हैं। ओके, तो इसीलिए हल्का थोड़ा जो है एट्रिशन जरूरी होता है। Hence, highly successful organization in the world over are advocating of reasonable level of attrition. Reasonable level का attrition possible अच्छा होता है, whereby paving way for generation of new thoughts, ideas and creativity. तो क्या होगा कि अगर हल्के, मतलब reasonable level का attrition होगा तो वो रास्ता बना देगा किस चीज़ के लिए? नई तरीके की थॉट, आइडियाज और क्रिएटिविटी को जन्म देगा, ठीक है। नए लोग आएंगे तो उसकी वजह से जो है नई थॉट्स आएंगी। तो अट्रेशन इन बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में 2 मेजॉरिटी लेवल के अट्रेशन हुए। पहला अट्रेशन VRS दे दिया गया लोगों को, पुराने लोगों को, ठीक है, जिसकी वजह से अट्रेशन हुआ। दूसरा, 2008 तक जो है कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अट्रेशन है, नए लोग आ ही नहीं रहे हैं। उसके बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो स्पेशल स्किल वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा छोड़ कर जाते हैं, जैसे ट्रेजरी मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, क्रेडिट एक्सपर्ट, इनके नौकरी छोड़कर जाने के चांसेस होते हैं। नई ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ये कहती है कि थोड़ा अट्रेशन जरूरी होता है ताकि हम डायनेमिक मोड में बने रहें। जीरो अट्रेशन की वजह से डिसेंडेंस होता है, डिक्रीज आएगा, ठीक। हाईली सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो रीजनेबल लेवल का अट्रेशन एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि नए लोग ज्वाइन करेंगे और उन्हें नई थॉट्स, आइडियाज और क्रिएटिविटी देने का मौका मिलेगा। अब आता है फ्रेंड्स हमारा 1-2 टॉपिक और छोटे छोटे से हैं। अट्रेशन ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पर एम्प्लॉय रिस्क असेसमेंट सिस्टम इन बैंक, मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय अगर फ्रॉड वगैरह कर दे तो रिस्क आ जाता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिस्क असेसमेंट इज ए सिस्टमैटिक मेथड ऑफ लुकिंग एट वर्क एक्टिविटी, कंसिडरिंग व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड डिसाइडिंग ऑन सुटेबल कंट्रोल मेजर टू प्रिवेंट लॉस, डैमेज एंड इंजरी इन द वर्क प्लेस। तो भाई देखो, रिस्क असेसमेंट एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जिसकी सहायता से आप वर्क एक्टिविटी के ऊपर लुक कर सकते हैं,
क्या गलत हो सकता है इसके बारे में ध्यान रखते हैं कि क्या गलत हो सकता है और कैसे इसको सुटेबल तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि लॉस को, डैमेज को और इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके। ये जरूरी होता है क्या, रिस्क असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट शुड इंक्लूड द कंट्रोल रिक्वायर्ड फॉर टू एलिमिनेट, रिड्यूस और मिनिमाइज द रिस्क। असेसमेंट किस लिए जरूरी होता है, ताकि हम एलिमिनेट कर सकें, रिड्यूस कर सकें या मिनिमाइज कर सकें रिस्क को, किसकी सहायता से, कंट्रोल की सहायता से। ठीक है, जैसे अगर आप पैसे कमाते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप पैसे कमाते हैं, अपने घर में ले जा करके पैसे ऐसे ही रख दीजिए कहीं पर भी, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उसमें से निकाल लेगा, गायब कर देगा, और नहीं तो बच्चे उठा करके ले गए, टॉफ़ी खरीद लाए, उनको नहीं पता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो ले करके चले गए। दैट्स वाई जो है कंट्रोल इज नेसेसरी, कंट्रोल बना करके रखिए। ओके, गोइंग बाय द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ फ्रॉड्स एट्रीब्यूटेबल टू द इनसाइडर्स इन द बैंक, there is an imperative need to strengthen the people risk assessment strategy so that the danger spot can be found out through early signals as revealed by such assessment tools and timely corrective action can be taken। तो ये बोल रहे हैं कि भाई देखो अभी क्या है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है फ्रॉड का, किसके द्वारा, इनसाइडर्स के द्वारा, जो हमारे बैंक के अंदर के लोग हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे हमारे जो है वेंडर हो, कोई भी हो, उनकी वजह से। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हम जो है पीपल रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटजी को मजबूत करें, स्ट्रेंथन करें। डेंजर स्पॉट जहाँ पर भी खतरा है उसको पहले से ही हम अर्ली सिग्नल की सहायता से पहचान लें और करेक्टिव एक्शन, नेसेसरी एक्शन ले लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो कुछ है नहीं इसमें एम्प्लॉय रिस्क असेसमेंट, मतलब कि कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है उसको पहले से ही कंट्रोल कर लेना ही एम्प्लॉय रिस्क असेसमेंट है। ठीक है, फिर आता है ये लास्ट टॉपिक है, मेंटेनिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। भाई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप होती है तब काम ज़्यादा अच्छा चलता है। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द एक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब एटीट्यूड, एक्शंस एंड एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर और का एटीट्यूड कैसा है, एक्शन क्या लेता है, वही उसके बीच में डिसाइड करता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, एम्प्लॉयर जनरली सेट्स द टोन फॉर वेदर द क्लाइमेट इन द वर्क इन्वायरमेंट विल बी कैजुअल, प्रोफेशनल, रेजिमेंटेड और क्रिएटिव। मतलब एम्प्लॉयर ही ये डिसाइड करेगा कि जो वर्क इन्वायरमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा होगा, कैजुअल होगा, कोई भी कपड़ा आप पहन कर चले जाइए, प्रोफेशनल तरीके से आपको तैयार रहना होगा, रेजिमेंट, आर्मी वगैरह का शासन रहने वाला, ये क्रिएटिव रहना है। ठीक है, वो एम्प्लॉयर ही डिसाइड करता है, एम्प्लॉय नहीं डिसाइड करता। द एटमॉस्फेयर दैट एम्प्लॉयर डिजायर टू क्रिएट विल देयरफॉर डिटरमाइन वेदर द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है हेल्दी और प्रोडक्टिव। तो मतलब कैसा एटमॉस्फेयर जो हमारा एम्प्लॉयर वो चाहता है वही डिसाइड करेगा कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप है वो हेल्दी है और प्रोडक्टिव है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेस्को रिसोर्स, नेस्को रिसोर्स जो है एक कंपनी है, उसके हिसाब से व्हेन एम्प्लॉय हैव अ स्ट्रांग एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद देयर एम्प्लॉयर द एंटायर कंपनी बेनिफिट्स। जब भी जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप होती है तो पूरी की पूरी कंपनी को बेनिफिट होता है। स्टडीज शोज दैट एम्प्लॉय हु आर म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल who have mutually respectful relationship with their employers are more likely to be happy, loyal and productive in the long run। मतलब स्टडी ये बताती है कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसका अपने एम्प्लॉयर के साथ में एक बेहतर रिलेशनशिप है तो उसके खुश रहने के, उसके ईमानदार, लॉयल रहने के, प्रोडक्टिव लॉन्ग रन में होने के फायदे, मतलब चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्टिव रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ही करेगा। ठीक है, तो मैनेजिंग रिलेशनशिप में हमने देखा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप कैसे डिटरमाइन होती है, क्या एक्शन और कैसा एटीट्यूड है किसका, एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर कैसा एनवायरनमेंट चाहता है वर्क का, वो कैजुअल, प्रोफेशनल, रेजिमेंटेड या क्रिएटिव, वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करे। मतलब बेसिकली हम यूँ कहें तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। एटमॉस्फेयर जो एम्प्लॉयर डिजायर करता है वही डिटरमाइन करता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कैसी रिलेशनशिप रहने वाली। जैसे भाई रेजिमेंटेड है, रेजिमेंट है, जो कहा गया वो करो, अगर ऐसी रिलेशनशिप आप चाहते हो तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय वैसा ही व्यवहार करेगा। ठीक है, उसके बाद में नेस्को रिसोर्स के हिसाब से जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच हेल्दी रिलेशनशिप होती है तो जो एम्प्लॉय होता है वो बेहतर परफॉर्म करता है और पूरी कंपनी को फायदा होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय जो म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रखते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ में, उनके प्रोडक्टिव होने के, लॉयल होने के और हैप्पी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब बस HR फंक्शन ये हमारा पूरे चैप्टर है यहीं पर कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।